इंडियन पब्लिक फाइनेंस। ओके, इंडियन पब्लिक फाइनेंस, इंडियन वर्ड हटा भी दे तो पब्लिक फाइनेंस हर कंट्री से रिलेटेड होता है। ये पब्लिक फाइनेंस का कंसेप्ट हम इसे अपने वे में आज करेंगे। जैसा हर बार हम एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर रखते हैं, तो आज भी एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर टाइप की होगा। ब्रॉडर कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको कि कंसेप्ट कहता क्या है ब्रॉड सेंस में, ताकि पता लग जाए कि अब अगले दिनों में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा ये पब्लिक फाइनेंस वर्ड का मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर होता जाएगा। जो भी लेक्चर होगा 3-4 डिफरेंट सोर्सेज से होगा, तो बीच बीच में कुछ चीज़ें थोड़ी सी जर्किंग लग सकती हैं, बट वहाँ पे वो चीज़ ज़रूरी होगी, तो मैं वहाँ पे इंसर्ट करूँगा फाइनेंस, फिर इंडियन जोड़ेंगे हम इसके आगे। स्टार्ट करते हैं। एक पॉइंट आएगा, आप सभी जानते हैं इंडिया कौन सा मॉडल फॉलो करता है? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी फॉर्मेट में आपको पता है कि इसे मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों कहा जाता है? इसमें दो प्लेयर्स होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट। क्यों गवर्नमेंट? एक तो पब्लिक के द्वारा ही गवर्नमेंट चुनी जाती है और पब्लिक के इंटरेस्ट में ही गवर्नमेंट काम करती है, और पब्लिक के बिहाफ पे ही गवर्नमेंट सब तरह के रिसोर्सेज की कस्टडियन होती है। सो दैट्स इट, दैट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड पब्लिक, दैट इज इनडायरेक्टली गवर्नमेंट एंड दैट इज प्राइवेट। सो मोस्टली आज की डेट में एक मॉडल फॉलो किया जाता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल। ओके जी। अब जब हम मिक्स इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, उसमें प्राइवेट की बात कर रहे हैं, पब्लिक की बात कर रहे हैं, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर अब तक लेक्चर चल रहे थे। हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, पब्लिक सेक्टर की बात करने जा रहे हैं। पब्लिक सेक्टर में खास तौर पर पब्लिक फाइनेंस की। पब्लिक फाइनेंस क्या होता है? पब्लिक फाइनेंस से चले हम पब्लिक फाइनेंस पे आगे, ठीक है? देखिए, कुछ तरह की गुड्स होती हैं इकोनॉमी में, जिन्हें हमने दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर रखा है। अगर हम बात करें गुड्स एंड सर्विसेज की, गुड्स एंड सर्विसेज, तो इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड हम करते हैं, प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज, पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज, पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, जैसे हम डिस्कस कर लेते हैं। प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज क्या होंगी? आप जो भी पहनते हैं वो प्राइवेट है, गुड्स हैं। जो भी खाते पीते हैं गुड्स हैं, प्राइवेट हैं। आपके घर वगैरह, हाउस वगैरह सब प्राइवेट चीज़ों में आ जाते हैं। पब्लिक की बात करें अगर हम, डिफेंस ऑफ द कंट्री, ये पब्लिक है। रोड्स पब्लिक हैं, मोस्टली पार्क्स पब्लिक हैं, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी पब्लिक रहती है। डिफेंस, रोड, पार्क, रेलवेज ये सब पब्लिक हैं। क्लॉथ, फीड, होम ये सब प्राइवेट। ओके, किस तरह से डिवाइड करते हैं हम प्राइवेट एंड पब्लिक को? थोड़ा इस कंसेप्ट को समझते हैं। दो मेन डिफरेंस है जो पब्लिक गुड को प्राइवेट गुड से अलग कर देते हैं। वो डिफरेंस क्या है बेसिकली? समझिए, पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज के मामले में दो चीजें होती हैं। नॉन राइवलरस, राइवलरी इस वर्ड का मीनिंग है कोई राइवलरी नहीं क्रिएट होती। राइवलरस, नॉन एक्सक्लूडिंग और नॉन एक्सक्लूडेबल। ओके, तो ये दो चीजें हैं इसके बारे में। देखिए, एक इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी में कुछ खाने पीने की, पहनने की, कुछ भी प्राइवेट कंजम्पशन आइटम्स हैं। एक बायर है
जब भी वो उस इकोनॉमी से एक प्राइवेट नीड की चीज़ परचेज कर लेगा, मतलब इकोनॉमी में दूसरे पर्सन के लिए वो चीज़ उतनी कम हो जाएगी, एक लेते जा रहा है तो दूसरे के लिए कम होती जा रही है, इसलिए तो फिर महंगाई होती जाती है। तो जो केपेबल हो वही परचेज कर पाता है, दूसरा कर ही नहीं पाता है। एट द एंड थोड़े से ही एलिजिबल कस्टमर बच जाते हैं, बाकी रह जाते हैं। जैसे लग्जरी गाड़ियों का ले लीजिए, आज की पहले तो गाड़ियाँ थी, अब तो लग्जरी गाड़ियाँ। हर कोई तो नहीं ले सकता ना, आप क्योंकि कुछ पर्टिकुलर वेल्दी सेगमेंट सोसाइटी का वो गाड़ियाँ लेता है, तो नेचुरली वो चीज़ें बाकियों के लिए उस लेवल पे बच ही नहीं पाती हैं, तो फिर उसका रेट वैसा हो जाता है, तो वो मिल ही नहीं पाती है। मतलब कि जब भी एक प्राइवेट पर्सन एक प्राइवेट गुड की डिमांड क्रिएट करता है, तो वही गुड दूसरे पर्सन के लिए राइवल हो जाती है, राइवलरस उसके लिए कम पड़ जाती है, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है। नॉन एक्सक्लूडेबल प्राइवेट गुड्स के मामले में क्या होता है, जब भी आप पैसे भरने के लायक हो या आप उसके लिए पे करने के लायक हो, तभी वो गुड्स आपको मिलती हैं। दूसरा, प्राइवेट गुड्स आपको तभी मिलेंगी जब आपके पास उसको खरीदने या परचेज करने लायक पैसा है। यदि आपको पैसा नहीं है आपके पास, मान लीजिए आपके पास टिकट खरीदने का पैसा नहीं, आपको थिएटर से बाहर कर दिया जाएगा? ऐसा तो नहीं है कि बिना टिकट के भी आपको थिएटर में बैठाया जाए, तो एक्सक्लूड कर सकते हैं ना आपको। प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज के मामले में आपका एक्सक्लूजन हो सकता है ना। अब यहाँ पे पब्लिक गुड्स डिफर कर जाएंगे। पहला, नॉन राइवलरस होती हैं ये, मतलब एक पार्क है, उसमें आप आ जाइए, कोई और आ जाए, कोई और आ जाए, कोई और आ जाए, जितने लोग आते जाएं, दूसरों को डिसएडवांटेज नहीं होगा, सभी इक्वली उसको एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा, कोई रोड है, सभी इक्वली एंजॉय कर सकते हैं, डिफेंस सबके लिए इक्वल है, अवेलेबल। किसी तरह से एक का उस पार्क को इस्तेमाल करना किसी दूसरे के लिए राइवलरस नहीं बन जा रहा, वो इस्तेमाल करे मैं भी करूंगा, तीसरा भी आएगा, चौथा भी। तो कहते हैं सारे की सांझी पार्क सब घेर सकते, तुमको बहुत बटाने लगा। कॉलोनी के कुछ थोड़े से अमीर अंकल शैतानी करना चाहते हैं कि उनके बच्चे और उनका ये वो कुछ पुरानी दादियां, उनका पोता खेल रहा होता है, बाकी वो हट 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 ऐसा करने लग जाती हैं। उतने में कोई शैतान सा लड़का 19-20 साल का वहां पे पहुंचा, आंटी परा हटो, सारे खेडू गए थे। वो थोड़े दबके सहमे लड़कों को भी आगे करता है, जो खेडो खेडो मत देखना कौन, तो मतलब वो पब्लिक है, पब्लिक आइटम। किसी एक का इस्तेमाल करना किसी दूसरे के लिए राइवलरस नहीं हो सकता। इसी तरह से नॉन एक्सक्लूडिंग है, ये किसी को एक्सक्लूड नहीं करती है। क्यों? क्योंकि कोई फीस होती नहीं, कोई पैसा लिया ही नहीं जाता है, तो ये कंडीशन क्रिएट ही नहीं होती है कि भाई जो नहीं पे कर सकता वो नहीं आ सकता, जो नहीं पे कर सकता वो भी आ सकता है, इसलिए तो वो पब्लिक है, इसलिए तो वो पब्लिक आइटम है। तो द थिंग इज कि किसी भी तरह से आप थिएटर में आने से तो मना कर सकते हैं, टिकट नहीं है, आप उसे कोई प्रोग्राम चल रहा है या कोई किसी तरह से सरकार की तरफ से आयोजित कोई मीटिंग है गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम में या कहीं पर, आप उसे जाने से मना नहीं कर सकते, वो वहाँ पर जाएगा। सो पब्लिक गुड्स दो तरह से प्राइवेट गुड्स से अलग होती हैं, ये नॉन राइवलरस होती हैं, ये नॉन एक्सक्लूडिंग होती हैं, इसलिए ये प्राइवेट गुड्स नहीं होती, ये पब्लिक गुड्स होती हैं। अब यहीं से इनकी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि यहाँ से एक प्रॉब्लम जनरेट करते हैं ये, दे आर फ्री राइडर, आपको इन्हें फ्री में इस्तेमाल करने की आदत पड़ती है, यानी कि पब्लिक गुड्स को मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू प्रोवाइड नहीं कराया जा सकता। मार्केट मैकेनिज्म क्या है? कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में ट्रांजैक्शन, कंज्यूमर डिमांड करता है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, दोनों के बीच में एक एक्सचेंज का मोड एस्टेब्लिश होता है, दोनों को म्यूचुअली एक्सेप्टेबल प्राइस के बेसिस पर, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल क्वालिटी के बेसिस पर, तो गुड्स का एक्सचेंज होता है दोनों के बीच, सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। ये डिमांड एंड सप्लाई के लॉ पे काम करता है, तो ये मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर गुड्स प्रोवाइड की जाती है बाय द प्रोड्यूसर। लेकिन पब्लिक गुड्स में जब किसी तरह की कोई फीस ही नहीं दी जानी, किसी तरह से कोई चार्जेस ही नहीं पे करने, तो कोई प्राइवेट पर्सन तो आगे निकल के, आप अपने प्लॉट को कभी पार्क बनाएंगे? कभी भी नहीं। आप अपने प्लॉट को लॉन टेनिस का
वो जो जरूर बना देंगे ग्राउंड, मतलब कि आओ फीस भरो टेनिस खेलो। माने कि आप अपने प्लॉट को कभी पार्क नहीं बनाएंगे, आप अपने प्लॉट को एकेडमी बना देंगे टेनिस की। लेकिन वहीं पर सरकार यदि ऐसा करे कि पार्क में आने का पैसा चार्ज होगा तो आप कहेंगे सरकार बेकार। मतलब कि ये फ्री में देने वाला काम सिर्फ सरकार करे, प्राइवेट पर्सन नहीं कर सकता। तो मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू तो ये सर्विसेज आपको मिलने से रहे, मतलब प्राइवेट सेक्टर के थ्रू तो ये सर्विसेज मिलने से रहे, फिर किसी को तो आना पड़ेगा ये सर्विसेज देने के लिए, तो फिर गवर्नमेंट आगे आती ये सर्विसेज देने। मतलब कि ये पब्लिक सर्विसेज होती। अब गवर्नमेंट आती है ये सर्विसेज देने, लेकिन गवर्नमेंट आपसे डायरेक्टली पैसा नहीं ले रही है। गवर्नमेंट जिसके लिए फाइनेंस एलोकेट कर रही है बजट से, तो इनडायरेक्ट पैसा ले रही है आपसे, डायरेक्ट नहीं, क्योंकि बजट में जो पैसा आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं आप ही से आ रहा है। तो जिन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट आपसे डायरेक्ट पेमेंट नहीं लेती, फिर भी वो सर्विसेज आपको इक्वली प्रोवाइड करती है, इररिस्पेक्ट ऑफ द जेंडर, रिलीजन, कास्ट, एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज पब्लिक गुड्स एंड दैट इज very much needed for the society, for the proper functioning of the economy and for the overall growth of the human capital. You need power. आपको पार्क की जरूरत है, वरना आप बर्बाद हो जाएंगे, सांस नहीं आएगी, पेड़ पौधे घूम फिर नहीं पाएंगे, किसी तरह की एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसके और यूजेस करेंगे। अभी इतना समझ आया। अभी मैं बस इसलिए बता रहा हूँ कि पब्लिक वर्ड कि सरकार का दखल क्यों पड़ा। सरकार का दखल तो होना पड़ेगा ही, उसके बिना काम नहीं होगा। आई बात समझ में? अब थोड़ा इसको आपने बड़ी आसानी से ये तो समझ लिया कि गवर्नमेंट को पब्लिक फाइनेंस करना, पब्लिक एक्सपेंडिचर करना है गुड्स एंड सर्विसेज में, लेकिन गवर्नमेंट ये सब कैसे करती है? तो उसके लिए गवर्नमेंट की कुछ रिसीप्ट्स होती होंगी, गवर्नमेंट रिसीप्ट्स, तो गवर्नमेंट रिसीप्ट्स और बदले में गवर्नमेंट क्या करती है? एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट रिसीप्ट्स। गवर्नमेंट की क्या रिसीप्ट्स हैं और गवर्नमेंट का क्या एक्सपेंडिचर है, ये दोनों चीजें कहाँ पे मेंशन होती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बोलता है कि आपको आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आना है। हर सरकार को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आना होता है, जिसमें 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का सारा रिसीप्ट्स और सारा एक्सपेंडिचर का ब्यौरा पेश किया जाता है। एक्सपेक्टेड ही होगा ना, पहले ही बताएंगे ना कि इस साल क्या टैक्सेस आने वाले हैं और इस साल हम क्या खर्चे करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतना याद रखना मेरे बच्चे, बजट जैसा कोई वर्ड संविधान में नहीं है। संविधान में एक ही शब्द है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बजट शब्द मीडिया का दिया हुआ है। ठीक है, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक फाइनेंशियल ईयर का, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, उसके दौरान होने वाले सारे खर्चे पब्लिक फाइनेंस सरकार के द्वारा, और उस खर्चों को पूरा करने के लिए होने वाली कमाइयां सरकार के द्वारा पब्लिक फाइनेंस मेंशन होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112 में। आई बात समझ में? yes, अब आपके दिमाग में एक नेचुरल सा क्वेश्चन रेज होगा कि रिसीप्ट्स में क्या होंगे। तो रिसीप्ट्स में आ जाते हैं टैक्सेस। ओके, टैक्सेस और भी थोड़ी बहुत सारी चीजें आती है, बट टैक्सेस। तो चलिए थोड़ी सी बात टैक्सेस के ऊपर करते हैं, लगान जिसे हम कहते हैं। ठीक है, आपसे मैं एक नॉर्मल सी बात पूछता हूँ, आप उसका आंसर कीजिएगा। सरकार आपसे टैक्स लेती है, आप कभी सोचते नहीं कि क्यों लेती है? सरकार आपसे टैक्स लेती है तो क्यों लेती है? मतलब आपको टैक्स देने टाइम कभी दिक्कत नहीं होती? होती होगी। कितने लोग तो टैक्स भी नहीं देते हैं। ये दिक्कत आपको क्यों होती है और सरकार आपसे टैक्स क्यों लेती है, बताइए मुझे। मैं सारा पब्लिक फाइनेंस इसी सवाल से
15 मिनट में समझा दूंगा बड़ी खूबसूरती से कि आप जस्टिफाई कर पाओ इस वर्ड पब्लिक फाइनेंस। टैक्सेस लगाने का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि सरकार इनकम इनइक्वालिटीज को कम करने का प्रयास करती है। वो कैसे, आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट। सरकार स्टेबलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हमसे पैसा कलेक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। दो वैलिड पॉइंट हो गए, गुड। क्या आप इतनी ईजिली, आप लोग मुझे बताइए कि श्रीनगर में व्यापार क्यों नहीं हो पाता है? बिकॉज देयर इज डिस्टर्बेंस, हाई लेवल इंटरनल एंड हाई लेवल एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। ड्यू टू दैट वहाँ पर ट्रेड और कॉमर्स डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि आपकी बिल्डिंग्स को नुकसान हो सकता है, आपकी जान को नुकसान हो सकता है, आपकी संपत्ति को नुकसान हो सकता है। तो ट्रेड एंड कॉमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए, प्रॉपर लोगों की सोसाइटी को नर्चर करने के लिए एक पीस का एटमॉस्फेयर स्टेबल करना है, और पीस के एटमॉस्फेयर को इस्टेब्लिश करने के लिए यू नीड पर्टिकुलर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिफेंस मैकेनिज्म। फॉर दैट यू नीड पुलिस, फॉर दैट यू नीड मिलिट्री एंड आर्मी और एयर फोर्स और नेवी। तो क्या ये कोई प्राइवेट करेगा? नहीं, ये कोई प्राइवेट नहीं, क्योंकि यहाँ से कुछ कमाई हो रही है क्या? जब भी प्राइवेट इन्वेस्टर जब कुछ इन्वेस्ट करता है तो वो क्या देखता है? रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ से कुछ रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है? नहीं। जब कोई रिटर्न ही नहीं आ रहा है तो फिर वो इन्वेस्ट क्यों करेगा? लेकिन इनडायरेक्टली देखो, बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स फैसिलिटेट ही इस सिक्योरिटी की वजह से हो पा रहा है। तो रिटर्न तो आता है, लेकिन वो टेंजिबल नहीं है और इमीडिएट नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर किसको आना पड़ता है? एज ए फैसिलिटेटर गवर्नमेंट को। तो ये डिफेंस किसके अंदर आता है? पब्लिक फाइनेंस। तो जनता से ही लेना है। देखो, प्राइवेट इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन प्राइवेट पीपल ही तो इनकम टैक्स भरेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स भरेंगे। उसी पैसे को मोबिलाइज किया जाएगा किस तरफ? उनकी सिक्योरिटी को बहाल करने के लिए। तो ये बीच में फैसिलिटेटर का काम कौन करेगी? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इज द कस्टडियन ऑफ द पब्लिक एक्सचेकर। एक वर्ड सुना होगा आपने, पब्लिक एक्सचेकर। तो पहला रीजन ये। दूसरा, आप जब भी कहीं पर बिजनेस करते हैं, आप अपनी प्लॉट खरीदते हैं, अपना दुकान, शॉप, फैक्ट्री, बिल्डिंग कुछ भी बनाते हैं, पंखे लगाते हैं, ये सब लगाते हैं, इन चीज़ों तक सीमित रहते हैं। क्या आप उस रूम में बिजली प्रोवाइड करने के लिए बिजली पैदा भी खुद से करते हैं? नहीं। क्या आप रोज वहाँ तक जाने के लिए अपने घर से वहाँ तक की सड़क भी बनाते हैं? नहीं। आप सड़क बनाएंगे अगर, तो वो सड़क आपकी एक्सक्लूसिव हो जाएगी, आप फिर किसी और को चलने नहीं देंगे। बोलेंगे वो मैं सड़क बनाई है, तो नहीं चलेगा। दूसरा, इवन आज की डेट में तो पब्लिक प्रॉपर्टी को भी लोगों ने कॉलोनियों में गेट लगा लगा के बंद कर दिया है कि इस सड़क पे नहीं आना, उस सड़क पे नहीं आना, सारी कॉलोनी गेटों से बंद पड़ी है। तो इसके भी खिलाफ बहुत बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जलंधर में बवाल हो चुका है कि ये गेट उड़ाओ सारे। तो जब आप अपनी सड़क बना लोगे तो फिर आप किसी और को आने नहीं दोगे, तो आप क्या करोगे? एक्सक्लूजन। लेकिन इससे देश का कितना नुकसान हुआ? आपने एक लैंड एक्वायर करके अपनी रोड तो बना ली, मान लो अंबानी जैसा बंदा बना भी ले, इससे कितना एग्रीकल्चर लैंड उसने परचेज किया होगा, कितना लैंड वेस्ट हुआ। और उस एरिया से उस दूसरे एरिया तक जाने के लिए सबसे फिजिबल रोड वही था, वो तो उसने एक्वायर करके रख लिया है। तो इससे देश का अहित होगा, जनता का अहित होगा। लोगों को घूम के जाना पड़ता है सरकारी सड़क से, ऐसा भी सरकार नहीं होने दे सकती। सो द थिंग इज कि आप जो भी कोई बिजनेस या ट्रेड या ऑक्यूपेशन करते हैं, उसमें जो बेसिक बिजली आ रही है, जो सड़क आप तक पहुंच रही है, जो पानी आप तक पहुंच रहा है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाने के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो सरकार देती है। तो ये चीज़ें पब्लिक गुड्स, तो ये पब्लिक फाइनेंस के थ्रू हो रहा है। ये सारी सड़कें आपसे सिटी की सड़कों के लिए तो कोई टैक्स तो नहीं लिया जाता, कुछ नहीं लिया जाता। नेशनल हाईवेज के ऊपर आपसे टोल लिया जाता है, अलग बात है। स्टेट हाईवेज पर भी लिया जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन आप देखिए कि ये जो लोकल सड़कें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपसे कुछ नहीं लिया जाता। आपसे क्या लिया जाता है? आपसे प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह लिया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं लिया जाता। ये सड़कें सरकार आपको प्रोवाइड करती है, क्योंकि सरकार को आप पैसा देते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि आपका कोई भी उद्योग धंधा लग ही नहीं सकता जब तक वो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट प्रोवाइड ना करे। और चूंकि उसमें रेट ऑफ रिटर्न नहीं होता है, क्योंकि उसमें से किसी तरह की कोई अर्निंग नहीं होती, तो प्राइवेट इन्वेस्टर वो काम नहीं करेगा। इसलिए गवर्नमेंट वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाती है अपने जिम्मे पर। तो इसलिए सरकार को ये सब करना पड़ता है। उसके लिए सरकार लगाती है टैक्सेस। कर लगाना आवश्यक है, लेकिन टैक्स लगाने के एडम स्मिथ ने कुछ नियम दिए। एडम स्मिथ, फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमी। अब एडम स्मिथ क्या कहते हैं कि गुड टैक्स सिस्टम कैसा होता है, अच्छा टैक्स सिस्टम क्या होगा, वो मैं समझाता हूँ। तो सिद्धांतों को बोला जाता है कैनन। कैनन
तो पहला कैनन, दूसरा कैनन, तीसरा, चौथा, पांचवा। कैनन्स क्या है? कैनन ऑफ इक्वलिटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस एंड कैनन ऑफ इकोनॉमी। ये 4 कैनन फॉलो करने होते हैं हमें गुड टैक्स सिस्टम के लिए। बड़े सबका ध्यान ना दिया हो पड़ा। तो कैनन्स ऑफ गुड टैक्स सिस्टम। पहला कैनन ऑफ इक्वलिटी। taxes should be proportional। ये कहता है कि टैक्सेस प्रोपोर्शनल होने चाहिए, मतलब जितनी जिसकी इनकम है टैक्स उस प्रोपोर्शन में होना चाहिए। मतलब 1 लाख वाले से 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, इस प्रोपोर्शन में होना चाहिए। भाई बात समझ में? 1 लाख वालों से 5% तक ले रहे हैं, उससे अबाव वालों से 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25। तो टैक्स जो है वो आगे ही आगे बढ़ रहा है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। तो ये इक्विलिटी को बहाल करता है कि देश में अमीर और गरीब की खाई को कम करता है, क्योंकि 10 करोड़ वाले से आप 30% ले रहे हैं 10 करोड़ का, और 1 लाख से 1 लाख वाले, 2 लाख, 2.5 लाख वाले से तो कुछ ले ही नहीं रहे हैं। 2.5 लाख से 5 लाख वाले से आप ले रहे हैं सिर्फ 10%। तो 2.5 लाख का 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 2.5 लाख ही हुआ। 2.5 लाख का 10% और 10 करोड़ का 30%, जमीन आसमान का फर्क है। तो एक से सरकार ने लाखों में टैक्स लिया, एक से सिर्फ कुछ 10-15 हज़ार में टैक्स लिया। तो जिससे लाखों में लिया उसे ट्रांसफर किया जाएगा कुछ हजारों वाले की तरफ, क्योंकि जो वो लाखों से टैक्स लिया, मान लीजिए आप मुझे बताइए 10 करोड़ से 30% लिया, कितना? अच्छा, अब लाख वाले से 10% कितना हुआ? 3 करोड़ प्लस 25,000 कितना हुआ? 3 करोड़ 25,000। गवर्नमेंट के पास ही आया, गवर्नमेंट ने इससे एक बहुत ही सुंदर क्या बनाई? रोड। क्या इसको और इसको उसके बराबर चलने का हक नहीं? लेकिन एक का लगा कितना? 3 करोड़। एक का कितना लगा? 25,000। ये 3 करोड़ वाला कह सकता 25,000 रोज परा रखा अपनी गड्डी साइड से चलाकर पीढ़ी लैंड को परा होंगे। लेकिन कई बार कईयों के मुंह से दारू पीने वाला भी बात सुनो, जब बड़ी गाड़ी लेके सड़कों पे निकलते हैं और शहर से छोटी गाड़ियों वाले पाने टैक्स नहीं भरते हैं, उनकी तो चढ़े गड्डियां ले गए अपनी, ऐसी बोलियां बोलते हैं, सुने हैं मैंने बहुत। ठीक है, जबरदस्ती गाड़ियां चढ़ाते हैं जो फिर वो जमाना चाहते हैं। आई बात समझ में? तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिवाज है। ठीक है, तो लेकिन देखो कैसे न्यूट्रल कर दिया सरकार ने इसको। 3 करोड़ लिया, 25,000 लिया, अपने पास लिया, उसे ऐसे मिला के 3 करोड़ 25,000 एक ही कर दिया, पता ही नहीं किसी को कुछ, और एक सड़क बना दी, वो दोनों की है। तो आपको नहीं लगता इक्वलिटी प्रमोट हो रही है? सो कैनन ऑफ इक्वलिटी जब तक होगा वो टैक्स सिस्टम सही होगा, जब भी कैनन ऑफ इक्वलिटी नहीं होगा वो टैक्स सिस्टम कभी सही नहीं होगा। या तो जनता टैक्स नहीं देगी या सरकार टैक्स वसूल नहीं पाएगी। ये बात समझ में? क्योंकि अगर यहाँ पर हम 2.5 लाख वाले से भी 30% टैक्स लेने लगे तो 2.5 लाख की उसकी कमाई और आप 40, 75, 60, 70 हज़ार रुपये उसको उड़ा के देंगे तो भूखा मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आई बात सिस्टम। तो कैनन ऑफ इक्वलिटी इज मस्ट इन टैक्सेशन सिस्टम। कैनन ऑफ सर्टेनिटी, आपको जनता को पहले बताना है कि कितना टैक्स लगेगा और कितना टैक्स नहीं लगेगा। हर चीज एडवांस में इन्फॉर्म करनी है। आप एकदम से रातों रात पूरे मजे में आकर के ये नहीं कह सकते कल तो इतना टैक्स दे दो, या कल से मैं ये करूँगा, या मैं कल से वो करूँगा। आप अक्सर देखेंगे ऐसा कहती है सरकार 1 जुलाई से लागू होगा, इतनी तारीख से लागू होगा, वो तब से लागू होगा, और बजट में प्रॉपर बताया जाता है कि ये बजट का प्रावधान है, ये नए फाइनेंशियल ईयर से लागू होगा। आपको एक सर्टेनिटी रखना होगा। अगले बंदे ने इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा रखा है, बच्ची की फीस के लिए पैसा रखा है, अपने इलाज के लिए पैसा रखा है, आपने एक दिन पहले उठ करके एकदम से बोल दिया ये सारा टैक्स है, तो उसका सारा पैसा आपके पास आ जाएगा और फिर वो 36 रास्ते ढूंढेगा टैक्स ना देने के। तो वो टैक्स इवेड करे, इससे आपको बचना है, आपको सर्टेनिटी रखना है। और एकदम से आप टैक्स बढ़ा घटा नहीं सकते। एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ाना, एकदम बहुत ज्यादा घटाने से
इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस आती हैं बहुत हाई लेवल पे, और उन फ्लक्चुएशंस को भी हमें टैकल करना होता है, तो इकोनॉमी बर्बाद होती है। तो सर्टेनिटी रखना बहुत ज़रूरी है। एकदम से नरेंद्र मोदी ने गोल्ड के ऊपर पैन कार्ड 2 लाख तक, पहले 50,000 तक मैंडेटरी किया था, फिर जीएसटी के अंदर 2,50,000 से सीलिंग बढ़ा के 2 लाख बोल दिया कि पैन कार्ड के लिए। उसी दिन से दुकानें बढ़ गई सारी। जैसे ही देखा जीडीपी फिगर 5 साढ़े 5 पे आ गई है। जीडीपी को इम्प्रूव करने के लिए देश भर में जितनी भी खरीद और बेच होती है तो उसका 50% दिवाली पे ही हो जाता है। और अगर जीडीपी को क्विक स्टार्ट करना चाहते हैं तो दिवाली बेस्ट टाइम है इंडिया के लिए। तो दिवाली से कुछ पहले ही सारी वो चीज़ें दिवाली के दिनों में बिकेंगी, उनमें जीएसटी 24% से स्लैब से घटा के 18% कर दिया। और गोल्ड जो एकमात्र के लिए ऐसी चीज़ें जो चमका के दिखा देगी इकोनॉमी को, उस पर पैन कार्ड 50,000 से 2 लाख कर दिया। आप देखिए उस दिन से दुकानें भरी पड़ी हैं सोने की, ग्राहक लाइनों में लगे हुए हैं गोल्ड लेने के लिए, जबकि वो सारे घरों में बैठे थे। सो एकदम से आपने ऊपर नीचे किया तो फ्लक्चुएशंस आएंगी देखो। तो एकदम से ब्लैक मनी ही है सारा ये। तो ब्लैक मनी को रोकने के लिए करा डिमोनेटाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू, लेकिन आपने एकदम से एक ओपन विंडो दे दी ब्लैक। क्यों? क्योंकि देश में आधी ब्लैक मनी की इकोनॉमी थी और आपने ब्लैक मनी को एकदम से ही गला घोड़ दिया चारों तरफ से। तब तो बहुत अच्छा रहेगा, जीएसटी लागू किया, डिमोनेटाइजेशन किया, पूरी बुरी हालत है ब्लैक मनी वालों की। लेकिन इकोनॉमिक स्लोडाउन नजर आने लगा इंटरनेशनल लेवल पर। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी 50% चली ही ब्लैक मनी से भी रही थी। ब्लैक मनी, मैंने उस दिन भी समझाया था कि ब्लैक मनी इज गुड फॉर द इकोनॉमी, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड तो क्रिएट करते हैं ना। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी, जीडीपी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स में तो रिजेंबल होते ही है ना। टैक्स सिस्टम में नहीं दिखते तो क्या हो गया, लेकिन इकोनॉमी में तो नजर आते हैं। वो लोग नजर आना बंद हुए, आधी रौनक उड़ गई देश की, उनके चेहरे मायूस, वो विदेशों में जाके खर्चा कर रहे हैं, वो मजे में है वो देश। और इंडिया की इकोनॉमी एकदम 5.5। जनता को ये भी बर्दाश्त नहीं, न्यूज चैनल वालों को ये भी बर्दाश्त नहीं। या तो आप उन्हें रिफॉर्म करने दो, 1-2 साल तक चुप बैठो जीडीपी फिगर को लेकर के, लेकिन अगर 2 से 3 से 4 क्वार्टर तक जीडीपी 5.5% रहेगी तो वैसे देश बर्बाद हो जाना। इतना बड़ा देश 5% जीडीपी पे 3-4 क्वार्टर चल नहीं सकता लगातार। अनएम्प्लॉयमेंट हाई लेवल की होगी। सो उन्होंने इतना विंडो टाइट कर दिया ब्लैक मनी का, थोड़ा सा विंडो अभी खोला है कि जीडीपी थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए। आई बात समझ सिमरन? कोई कंफ्यूजन होगी? इंटरेस्ट ले रही है अंदर, सोच रही है? ये समझ आया कि कैनन ऑफ सर्टेनिटी होना चाहिए। कैनन ऑफ कन्वीनियंस, कैनन ऑफ कन्वीनियंस क्या कहता है? आपको टैक्स भरने के लिए 15-15 दिन लाइनों में ना लगना पड़े, आप टैक्स नहीं भरोगे। आपको टैक्स भरने के लिए बहुत ही रिजिड फॉर्म ना भरने पड़े जो आपको समझ ही नहीं आता है, आप फिर टैक्स नहीं भरोगे। मतलब एक टैक्स पेयर टैक्स देना चाहता है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन सिस्टम ही बहुत इनकन्वीनियंट है। आपको बड़े सारे लॉयर, आईटी रिटर्न फाइल, आप देख रहे हैं आए साल हर बार बजट में सरकार फॉर्म को सरल करती जा रही है। पहले 20 फॉर्म थे, घटा के 6 किए, 6 फॉर्म थे घटा के सिंगल फॉर्म कर दिया। सिंगल फॉर्म में भी अब आप लोग ऑनलाइन अपनी आईटी रिटर्न खुद फाइल कर सकते हो। उसके लिए उसको बड़ा सिंपल किया, लेकिन अभी भी डिफिकल्ट है। अभी भी 500 रुपये दे के आईटी रिटर्न वकील से ही भरवाना पड़ता है। अभी इतना और सिंपल करना है इसको कि और कन्वीनियंट। ऐसा हो जाने से आज एक नॉर्मल लड़का लड़की जो बैंकों में खुद ही अपनी आईटी रिटर्न भर रहे हैं और ये लोग टैक्स एम्बिट में आ गए, सिर्फ इसीलिए कि यार लॉयर को जाना पड़ा, वकील को जाना पड़ा, टाइम है नहीं पड़ा। लेकिन अगर आपको पता हो कि सिर्फ ये उतना ही है जितना डीटीएच केबल रिचार्ज करने जैसा या मोबाइल रिचार्ज करने जैसा, और आपको पता है सिर्फ 2,000 ही टैक्स बन रहा है मेरा, यार कोई बात नहीं, तो आप बड़े आराम से टैक्स दे दो। तो अगर 10 करोड़ नए करदाता भी 1,000 का टैक्स भर देते हैं तो मैं कहता हूँ माला माल हो जाएगी सरकार, क्योंकि देश की जनसंख्या इतनी है। तो फॉर्म सरल कर देने से ही अरबों रुपए का टैक्स आ जाएगा सरकार के पास। तो टैक्स, द कैनन ऑफ गुड टैक्स सिस्टम दैट कि देयर इज कैनन ऑफ कन्वीनियंस दैट टैक्स कलेक्शन सिस्टम शुड बी वेरी कन्वीनियंट फॉर द टैक्स पेयर। कर देने वाले के लिए सिस्टम बड़ा ही सुगम सरल होना चाहिए, वरना देने वाला भी टैक्स नहीं देगा, जेन्युइन टैक्स पेयर भी टैक्स नहीं देना चाहिए। ओके, आप एक देखिए ना, मान लीजिए आप जेन्युइन कमाई करते हैं, आप सिर्फ बैंक में इसलिए पैसा नहीं रखना है, आपको लगता है मैं टैक्स नहीं देता, लेकिन आपको पता लगे कि पूरे साल का सिर्फ 2,000 टैक्स देना पड़ा, तो वो देख के आप बेफिक्रे होकर बैंकों में पैसा रख के घूमने जाओगे बाहर, और 2,000 टैक्स आपको अगर देना होता, आपको पता लगा 1,000 रुपया वकील को देना पड़ना, फिर 2 घंटे लग जाने, जाना पड़ना, ढूंढना पड़ना, पंगे बड़े। आपको पता लगे बस मोबाइल में मैसेज आना है उधर से आईटी डिपार्टमेंट का एक, और उसी मैसेज में एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है, उसको भर के सेंड करना है, रीसेंड, तो मेरा टैक्स भर हो जाएगा। आप 2 मिनट में कर दोगे, आपको चल कोई बात नहीं, 2,000 दी इतनी बात फिर कोई कर,
ठीक है, तो अभी ये स्टेज तो सरकार को अचीव करनी है, अभी इस स्टेज तक नहीं है, बहुत इजी कर दिया है बट अभी तक भी यहाँ तक नहीं आया। कैनन ऑफ इकोनॉमी, ऐसा ना हो जाए कि जितना टैक्स कलेक्ट कर रहे हो उससे ज्यादा खर्चा टैक्स कलेक्ट करने का, ठीक है, ऐसा भी ना हो जाए। ऐसा अभी अभी गवर्नमेंट का सर्वे था 2016-17 का कि 1 रुपया गरीब तक पहुंचाने के लिए 3.65 रुपये सरकार पे खर्च पड़ता है। 1 रुपया गरीब तक पहुंचाने के लिए 3.65 रुपये तो सरकार पे खर्च पड़ता है, तो बेटर ये नहीं कैश ट्रांसफर किया जाए, बाढ़ में जाए फूड सिक्योरिटी और मतलब इस तरह के आप कैश ट्रांसफर करो। 1 रुपया उस तक पहुंचाने के लिए 1 ही रुपया पहुंचा दो सीधा, 1 रुपए की कणक पहुंचाने की कोशिश मत करो, उसके लिए ट्रक का खर्चा दोगे, हैंडलिंग चार्जेस दोगे, तरपाले खरीदोगे, पता नहीं क्या क्या करोगे, सीधा उसको 1 रुपया ही दो, जाके दुकानों से ले ले। फर्टिलाइजर देने के लिए पहले आप ब्रोकर को बोलोगे, फिर ब्रोकर एजेंसियां देंगे, वो अपना रख रखाव, उनका कमीशन, सीधा सीधा उसको पैसा तेलंगाना। तो थिंग इज की स्टाफ जेन्युइन और जितना चाहिए उतना होना चाहिए, टैक्स कलेक्शन मशीनरी जितनी होनी चाहिए उतनी होनी चाहिए, टैक्स कलेक्शन का खर्चा एक लिमिट से आगे नहीं जाना चाहिए, वरना फिर कैनन ऑफ इकोनॉमी फॉलो नहीं होगा, यानी कि वो आपका टैक्स जो है वो इकोनॉमिक नहीं है, आपके लिए इकोनॉमिकल नहीं है, वो एक्सेसिव हो गया। लीकेजेस कम होंगी, जो बाबू लोग पैसा खाते हैं बीच में सारा बच जाएगा ना, मैंने सर जनता का हिस्सा सीधा जनता तक पहुंचे, मुद्दे की बात ये। ओके जी, ये 4 कैनन फॉलो हो तो फिर एक गुड टैक्स सिस्टम होता है, और अब दिखाना ही पड़ेगा कि गुड टैक्स सिस्टम कैसा होता है। आपको मैंने अभी अभी बताया था कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्राइवेट सेक्टर कभी भी प्रोवाइड नहीं करेगा, गवर्नमेंट सेक्टर ही प्रोवाइड करेगा। और जो चीजें गवर्नमेंट सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कि गवर्नमेंट उन सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए कुछ एलोकेशंस कर रहा है फंड्स का, तो दैट इज अ सिस्टम ऑफ एलोकेशन। क्या हुआ? सिस्टम ऑफ एलोकेशन। तो गवर्नमेंट 3 तरह के फंक्शंस परफॉर्म करती है। पहला फंक्शन ऑफ एलोकेशन, एलोकेशन का फंक्शन परफॉर्म करती है। दूसरा, मैंने आपको अभी अभी बताया कि गवर्नमेंट लोगों को अफेक्ट करती है 2 तरह से। आपको हर महीने तनख्वाह मिलती है 20,000 रुपये, सारा कुछ कर कटा करके आपके हाथ में बचता है 10,000 रुपये। ये 10,000 रुपये आपकी डिस्पोजेबल इनकम है, ये हर हाउस होल्ड की अपनी डिस्पोजेबल इनकम है। सरकार इसको अफेक्ट कर सकती है बहुत तरीके से। जैसे सरकार नया 10% कोई टैक्स लगा दे तो 10,000 में से वो 10,000% माइनस हो जाएगा, तो आपके पास हाउस होल्ड इनकम कम हो जाएगी, तो आपकी एक्सपेंडिचर्स उतने कम हो जाएंगे, तो आपकी डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। और ये टैक्सेस के थ्रू अफेक्ट करा सरकार ने, और सरकार गवर्नमेंट ट्रांसफर भी कर सकती है। सरकार किसी तरह का कोई पैसा या कुछ भी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, या आपको कोई सब्सिडी या कोई चीज़ सस्ती दे दे, तो इसमें ऐड हो जाएगा चीज़ें, तो आपकी डिमांड और बढ़ेगी, आपका एक्सपेंडिचर और बढ़ेगा। तो आपकी हाउस होल्ड इनकम को गवर्नमेंट अपने एक्शन से अफेक्ट करती है, या टैक्सेस के द्वारा या ट्रांसफर्स के द्वारा, ठीक है। ऐसा करने से सरकार क्या करती है? ऐसा करके सरकार जिनके पास अधिक है वहां से उन तक पहुंचाती है जिनको जरूरत है, तो एक तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी करती है, तो इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मान लीजिए सरकार बहुत सारे कदम उठा सकती है जिसके द्वारा बहुत सारी चीजें इकोनॉमी में कंट्रोल हो सकती है। जैसे हम नॉर्मल सी एक बात करते हैं, जो प्राइस है और जो एम्प्लॉयमेंट है, प्राइसेस और एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों चीजें किस पे बेस्ड होती हैं? एग्रीगेट डिमांड पे। प्राइस एंड एम्प्लॉयमेंट दोनों एग्रीगेट डिमांड पे डिपेंड करते हैं। आपकी डिमांड ज़्यादा होगी किसी चीज़ की, तो
नेचुरली सप्लाई उस टाइम भी मैच नहीं कर पाएगी उस कमोडिटी की डिमांड को, तो प्राइसेस शूट कर जाएंगे। तो आपकी डिमांड ने प्राइसेस को मैनिपुलेट किया। आप जब आपकी तरफ से डिमांड ज़्यादा होगी तो उस बढ़ी हुई डिमांड की वजह से वो जो बढ़े हुए प्राइसेस हैं उसका फ़ायदा उठाने के लिए मैन्युफैक्चरर ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करके और ज़्यादा वही प्रोडक्ट बनाना चाहेगा ताकि वो इन बढ़ी हुई कीमतों का मजा लूट सके। तो इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बहुत हद तक बढ़ चुकी होंगी। तो आपकी डिमांड बढ़ जाने से किसी कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ते हैं। आपकी डिमांड बढ़ जाने की वजह से ही मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में ग्रोथ आती है, जिसकी वजह से हायर रिक्रूटमेंट होती है, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। तो प्राइसेस एंड एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करते हैं एग्रीगेट डिमांड पर। और ये एग्रीगेट डिमांड फंक्शन है किसी चीज़ का, ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है अवेलेबल फंड्स और क्रेडिट, कि आपके पास कितना फंड है इन्वेस्टमेंट के लिए, खर्चने के लिए, क्रेडिट है एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट के लिए। इन दोनों पर डिपेंड करती है डिमांड, और डिमांड पर डिपेंड करते हैं प्राइस एंड एम्प्लॉयमेंट, और इसी पे डिपेंड करती है जीडीपी। ठीक है, सो प्राइसेस को, एम्प्लॉयमेंट को, इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करने का काम भी सरकार अपने तरफ से करती है। सरकार इंटरफेयर करती है। जब किसी चीज़ के प्राइसेस बहुत ज़्यादा शूट हो रहे हैं तो उसे कंट्रोल करने का काम सरकार करती है। जब बहुत बड़े पैमाने पर अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है तो उसे कंट्रोल करने का काम सरकार करती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का काम है। तो दो तरह की पॉलिसीज यहाँ पर चली जाती हैं। अगर तो स्लो डाउन का दौर चल रहा है, डिप्रेशन का दौर चल रहा है, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स बढ़ा देगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, जिसकी वजह से डिमांड क्रिएट होगी, डिमांड की वजह से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होगी, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों को सैलरीज मिलेंगी, उससे परचेसिंग पावर बढ़ेगी, उसकी वजह से गुड्स की डिमांड क्रिएट होगी और इकोनॉमी चल पड़ेगी। प्राइसेस जो नॉर्मलसी की तरफ आएंगे, और जिन लोगों के पास इन्वेंट्री या मनी है उनके प्राइसेस सही कीमत, उनकी चीज़ें सही कीमत पे बिकेंगी, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का एक डिफरेंस आ जाएगा, तो उन लोगों को लाभ होने लग जाएगा। अब यही सिचुएशन बढ़ते ही जा रही है और बहुत बड़े पैमाने पर डिमांड पुल इन्फ्लेशन का दौर आ गया है, तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी रिवर्ट कर देगी। अब गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग से रिड्यूस कर देगी और या फिर टैक्सेस बढ़ा देगी, तो लोगों के पास पैसा पूल में, डिस्पोजेबल इनकम में कम बचेगा, लोग कम खर्चा करेंगे, कम खर्चा करेंगे तो डिमांड फॉल कर जाएगी, डिमांड फॉल करेगी तो सप्लाई वालों ने इन्वेंट्री बना रखी है, अब उनका जो स्टॉक है कहीं इन्वेंट्री में कन्वर्ट ना हो जाए, तो इसके लिए वो कीमतें भी धीरे धीरे डाउन करेंगे, और कीमतें डाउन करेंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी और सब कुछ सेटल हो जाएगा। तो ये स्टेबलाइजेशन का काम जो है ये भी सरकार करती है। Economy is subject to the high level fluctuations. So to make it stable and to do the stabilization practices, government को एक function perform करना पड़ता है, उसे कहते हैं function of stabilization. That is function of stabilization. Function of stabilization. फंक्शन ऑफ एलोकेशन, फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फंक्शन ऑफ स्टेबलाइजेशन, ये तीनों सरकार करती है। आप तीनों चीजों में किन किन चीजों का रोल आ रहा है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स मैंने बोला, और टैक्सेस, यही बोला। तो टैक्सेस मैंने गवर्नमेंट की रिसीट्स, स्पेंडिंग मैंने गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। घूम के आगे वही पॉइंट 1 पे फिर एक्सपेंडिचर रिसीट, तो फिर आ जाए वापस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फिर आ जाते हैं वापस बजट पे। यहाँ पर मुफ्त में इलाज दिया जाता है, यहाँ पे मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। क्या ये कोई प्राइवेट सेक्टर वाला ऑपरेट करेगा? ऑपरेट मैंने स्टार्ट करेगा नहीं, ये कौन करेगा? सरकार। तो एजुकेशन को, हेल्थ को प्रमोट करना, आप देखिए पूरा शहर शाम को, रात को सफाइयाँ हो रही होती हैं, सुबह सारा शहर चमका होता है। आपके घर में 2 दिन सफाई ना करो, घर में गंद पड़ जाता है, शहर साफ होता है पूरा, ये कौन करके जाता है? वो कर्मचारी जो सरकार रखते हैं, सरकार पैसा देती है। तो आपकी हाइजीन का, आपकी सैनिटेशन का, आपने कभी अपनी कॉलोनी के सीवरेज साफ कराए? सरकार कराती है। सारी नदियों का काम सरकार कराती है। आपकी सैनिटेशन का, हेल्थ एंड हाइजीन का, आपके एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए सरकार जो नई नई उपक्रम शुरू करती है, नए नए ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करती है, सड़कें हैं, रेलवे, डैम,
इन सभी को फंड्स एलोकेट करती है, पैसा चाहिए, और वो एलोकेशन किधर से हो पाता है? जो सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली पॉलिसीज हैं, नीतियाँ हैं, या सरकार के जो रूटीन फंक्शंस हैं, और उनके लिए पैसा किधर से आता है? तो सरकार टैक्सेस लगाती है, और टैक्सेस जो है वो प्रोपोर्शनल है इनकम के अकॉर्डिंग है। तो जो ज़्यादा कमाते हैं उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है, और उसका लाभ फिर उनको दिया जाता है जो सोशली इकोनॉमिकली वीकर है, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, सैनिटेशन, इन सारे मामलों में। क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो बड़े बड़े लोग रहेंगे वो सोसाइटीज़ और अपनी अलग से बनी हुई कॉलोनीज़ में, वहाँ पे क्लीनिंग भी उनकी अपनी रहती है, प्राइवेट स्वीपर्स आते हैं, वहाँ पे बिजली भी प्राइवेट 24 घंटे चलती रहती है, वहाँ पे वाटर सप्लाई भी 24 घंटा रहता है। इस तरह के प्रोविजन आप नोटिस करना वहाँ पे होंगे, वहाँ पे सरकार के बंदे एंटर नहीं करते। तो उनसे लेकर के लाभ आम लोगों तक पहुँचाने का काम सरकार करती है। इसके लिए सरकार फंड एलोकेट और री एलोकेट करती रहती है। दैट इज द फंक्शन ऑफ एलोकेशन। ओके, ठीक है, चलिए ठीक है, तीनों के तीनों फंक्शन से नेक्स्ट स्टेप। अब एक बड़ा सा चार्ट बनाऊंगा, समझना सिस्टम। डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होती हैं, जैसे रेवेन्यू डेफिसिट होता है, ऐसे ही बजट डेफिसिट होगा, फिस्कल डेफिसिट होता है। समझेंगे इस बात को, पहले मोटी मोटी बात समझो। बजट में ही ये प्रोविजन रखा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि दो चीज़ें अलग अलग आए, रेवेन्यू बजट अलग आए, कैपिटल बजट अलग आए। वर्ड मैंने दो यूज़ किए, क्या यूज़ किए? रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ। रेवेन्यू एंड कैपिटल, रेवेन्यू में क्या होंगे? रिसीप्ट्स, टैक्स रिसीप्ट्स एंड नॉन टैक्स रिसीप्ट्स। रेवेन्यू बजट में, रेवेन्यू रिसीप्ट में टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट। समझ आया ग्राफ? रेवेन्यू बजट में, रेवेन्यू रिसीप्ट में रेवेन्यू टैक्स, रेवेन्यू नॉन टैक्स रिसीप्ट। ओके, एक्सपेंडिचर में प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू बजट में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू प्लान एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। समझ आया? अब कैपिटल रिसीप्ट में, ठीक, कैपिटल रिसीप्ट में अब क्या होगा? किस जगह से रिसीव करेंगे? टैक्स रिसीप्ट तो इधर ही कर चुके हैं, अब इधर किधर से रिसीव करेंगे? डेट एंड नॉन डेट, डेट और नॉन डेट रिसीप्ट्स। ठीक है, डेट दो तरह के होंगे, इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट। नॉन डेट जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा आना, और जो सरकारों ने लोन दिए होते हैं, केंद्र ने जो राज्यों को लोन दिए होते हैं, वो लोन की रिकवरी हो जाना, ठीक है, वो नॉन डेट में। ये दो तरह से कैपिटल रिसीप्ट होता है। ठीक है, समझ आया? अभी इधर आ जाओ, नॉन कैपिटल रिसीप्ट में क्या आएगा? और नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? ये सबसे इम्पोर्टेंट, इसलिए इसको रेवेन्यू बजट से कैपिटल बजट अलग किया। पहले की सरकारें ऐसा नहीं करती थी, यही अलग किया, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है प्लान और नॉन प्लान, नॉन प्लान में ही सारी पेंशन, सारी सब्सिडी, सारे जो लोन लिए हैं उनका इंटरेस्ट, सारी सैलरीज, सब कुछ इसी में चला जाता है, और सारा ज्यादा मैक्सिमम पैसा इसी में ही चला जा रहा है। इसकी वजह से सरकार को बजट डेफिसिट करके डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी पड़ती है, और पता नहीं लग पाता था कि डेफिसिट फाइनेंसिंग का पैसा प्लान एक्सपेंडिचर में जा रहा है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में। एक्चुअल में कोई फिजिकल एसेट भी कंट्री में क्रिएट हो रहा है कि नहीं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी देश में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये समझ ही नहीं आता था। इसलिए बोला अलग अलग करो, पता लगे तुम कर क्या रहे हो, पैसा खर्च रहे हो तो किधर जा रहा है, तो इसके थ्रू पैसा पता लगता है कि किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है। अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? जितने भी लोन देती है सरकार राज्य सरकारों को, वो लोन, दूसरा जितने भी
कैपिटल एसेट्स क्रिएट होते हैं देश में, जैसे कोई सड़क, रेलवे,